गुड मॉर्निंग एमसीएल। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजयजीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 120 में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। आप सभी से Recording in एक progress. निवेदन है, कृपया करके प्रॉपर इंटरनेट में कनेक्शन में रहें और अपने साथ पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस होते हैं तो आप उसे नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आप तक साउंड नहीं पहुंच पा रही थी, तो इसमें कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि अब हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ प्लेज, मिशन और विजन की ओर। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ आप भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ।
मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता, समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह के चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र, भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्य पर नजर रखें। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। दोस्तों, थॉट ऑफ द डे,
आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के आने वाले अगले स्पीकर हैं ऑल द वे फ्रॉम उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट से। इनके एजुकेशन के बारे में बताऊं तो इन्होंने अपनी पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग में पूरी की है और इस वक्त जॉब कर रही हैं एचआर एनालिस्ट के तौर पे एक आईटी फर्म में। और रिसेंटली 22 नवंबर 2025 को इन्होंने खुद का एक ब्रांड सुई सूत करके प्रेजेंट किया और एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में शुरुआत कर चुकी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इन्हें खाना बनाने का भी शौक है और एनिमल लवर भी हैं और अपने पिताजी के साथ अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने की राह पर चल पड़ी हैं। और चलिए बुलाते हैं बिना किसी देरी से, लेट्स वेलकम नारी शक्ति एंड डॉटर ऑफ एमसीएल फ्रॉम जोयडा तहसील, कर्नाटका स्टेट, मिस संयोगिता नाद्रेकर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आगे बढ़ते हैं आज की प्रस्तुति के साथ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक ऐसी वुमन के ऊपर है जिन्होंने प्रूव किया है कि सपने देखने का कोई एज लिमिट नहीं होता। तो आज की महिला जिनके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है फाल्गुनी नायर, जो नायका की फाउंडर है। फाल्गुनी जी 1963 में पैदा हुई और बचपन से ही बिजनेस एनवायरनमेंट उन्होंने देखा है। आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना करियर सेट किया। वो पहले से ही बहुत एम्बिशियस और फोकस्ड थी। उन्होंने 18 साल कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया और धीरे धीरे वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। उनका करियर बहुत स्टेबल, सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड था, लेकिन उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्पार्क हमेशा था। 50 साल की एज में जब लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, फाल्गुनी जी ने एक नया स्टार्ट लेने का डिसीजन लिया। उन्होंने देखा कि इंडिया के ब्यूटी मार्केट में ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी की कमी थी और ऐसे ही नायका की शुरुआत हुई। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ऑनेस्ट रिव्यूज और गाइडेंस के साथ शॉपिंग कर सके। नायका ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, ट्रस्ट बनाया। स्लोली उनका बिजनेस बढ़ा। फैशन, लाइफस्टाइल, ऑफलाइन स्टोर्स और अपनी खुद की प्रोडक्ट लाइंस। आज नायका के पास 1000 से भी ज्यादा ब्रांड और मिलियंस ऑफ हैप्पी कस्टमर्स हैं। 2021 में जब नायका का आईपीओ लॉन्च हुआ, इट बिकेम अ मैसिव सक्सेस और इसी दिन फाल्गुनी नायर बन गई इंडिया सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमन बिलियनर। ये मूवमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए बहुत प्राउड का था। उनकी एक लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करती है, स्टे ट्रू टू योर विजन। मतलब जब आपका गोल क्लियर हो तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स या नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फाल्गुनी जी इसीलिए इंस्पायर करती है क्योंकि उन्होंने लाइफ के 50 साल बाद एक नया चैप्टर शुरू किया। एज उनके लिए बैरियर नहीं बनी। उन्होंने प्रूव किया कि डिसिप्लिन, करेज और विजन से कोई भी सक्सेस पा सकता है। तो फाल्गुनी जी की कहानी हमें ये सिखाती है, शुरू करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जाती है। विजन हो तो आप इंडस्ट्री तक बदल सकते हैं। आज की यह कहानी हमें एमसीएल में दृढ़ निश्चय, धैर्य और कठोर परिश्रम से सिद्धि तक कैसे पहुंचना है, ये बताती है। यहाँ पर मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ और बुलाती हूँ अगले स्पीकर को, जो है मिस्टर आनंद मौर्य। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन सोशियोलॉजी और बीएड में हुआ है। वे प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर आर पी एजुकेशनल सोसाइटी में प्रिंसिपल है। वे सिखरोरी ग्राम सभा, तालुका संडीला और डिस्ट्रिक्ट हरदोई, उत्तर प्रदेश से हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मेरा परिचय संगीता मैम जी ने दे दिया है, तो हम शुरुआत करेंगे अपने ग्राम पंचायत के परिचय से।
मेरी ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मेरी ग्राम पंचायत सिक्रोरी संडीला तालुका से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर और राज्य की राजधानी लखनऊ से पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों रोड कनेक्टिविटी से ये जुड़ी हुई है। यहाँ की जनसंख्या 8,000 और यहाँ के वोटर्स की संख्या 4500 से लेकर 4,000 के बीच में है। संडीला का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। संडीला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 5 ब्लॉक्स हैं, 14 लाख से ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या है, 6.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर किसान हैं, 249 ग्राम पंचायतें हैं और 83 न्याय पंचायतें हैं। संडीला एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ में औद्योगिक क्षेत्र भी है। धार्मिक स्थल की बात करते तो यहाँ पर हत्याहरण नामक एक प्रसिद्ध स्थल है, जिसकी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वापस रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो उन पर ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था उसे प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने इस स्थान पर आकर अनुष्ठान किया, स्नान किया। तब से यह स्थान हत्याहरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मिश्रिक और नैमिषारण्य नामक पौराणिक स्थल स्थित है। संडीला एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ पर वर्तमान समय 350 से लेकर के 400 के बीच में औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। इतनी औद्योगिक इकाइयों के लगे होने के कारण यहाँ पर फ्यूल की खपत बहुत ज्यादा है। एमकोल इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। यूपी सीडा और संडीला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में जुटा हुआ है और आसपास के गांवों की 750 एकड़ भूमि में खरीद करके 440 करोड़ की परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। संडीला अपने मिष्ठानों के स्वाद के लिए भी जाना जाता है, जिसमें से संडीला के लड्डू पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। संक्षिप्त परिचय के पश्चात मैं सबसे पहले एमसीएल कंपनी के मैनेजमेंट, हमारे बीडीएम मिस्टर राजेश सर और हमारे एमएसएस ओनर डॉक्टर शोएब सागर सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट। आज मुझे हाइड्रोपोनिक्स अर्थात जल संवर्धन कृषि पर, बिना मिट्टी की कृषि पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रणाली को कृषि का भविष्य कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए समझते हैं। नेक्स्ट। हाइड्रोपोनिक्स ग्रीक भाषा के हाइड्रोपोनस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जल में काम करना। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में रखा जाता है, जिससे वे अपनी वृद्धि कर पाते हैं और आवश्यक पोषक तत्व, नमी, ऑक्सीजन प्राप्त कर पाते हैं, जिससे मिट्टी पर निर्भरता समाप्त होती है और कम जगह और कम पानी की लागत से हम अच्छी फसलें उत्पादित कर पाते हैं। नेक्स्ट। हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करते हैं, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, जिन्हें वहां के राजा नेबूकदनेस्सर ने 7वीं से 6वीं शताब्दी के बीसी पूर्व में बनवाया था अपनी रानी एमाइटिस के लिए। एमाइटिस मीडिया देश की रानी थी और उनको वहां की अपनी पहाड़ियां, हरी भरी गलियां और वहां के पेड़ पौधे याद आते थे, इसलिए नेबूकदनेस्सर जी ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा इसका उदाहरण है फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ दी एजेटेक्स। ये मैक्सिको की टेक्निक है जिसे एजेटिक संस्कृति के लोगों ने विकसित किया था और आज भी मैक्सिको की खाड़ियों में जो झीलें हैं वहां पर इस खेती को अपनाया जाता है। नेक्स्ट। प्लांट्स सर्वाइव करने के लिए पानी, सूर्य का प्रकाश, हवा, पोषक तत्व और जल तंत्र की आवश्यकता होती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जल संवर्धन कृषि बेहतर ढंग से करती है। नियंत्रित वातावरण तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश के स्थान पर विशेष प्रकार के एलईडी और एचपीएस लैंप्स लगाए जाते हैं, जिससे विशेष प्रकार की रोशनी येलो एंड ऑरेंज कलर से प्रकीर्णन होता है और पौधे बड़ी आसानी से अपना प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात भोजन बना पाते हैं। नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ सॉइललेस कल्चर, ये सॉल्यूशन कल्चर, एरोपोनिक्स एंड सॉलिड मीडिया कल्चर है। नेक्स्ट। मेथड्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स की 2 मेथड्स हैं, जिनमें से सर्कुलेटिंग मेथड एंड नेक्स्ट इज नॉन सर्कुलेटिंग मेथड। सर्कुलेटिंग मेथड की भी 2 उप विधियां हैं, एक है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक और दूसरी है डीप फ्लो टेक्निक। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में इस प्रणाली में पोषक तत्वों के मिश्रण को जल के साथ फ्लो कराया जाता है, जिससे पौधों की जड़ों को बड़ी आसानी से और सीधे पर्याप्त पोषक तत्व मिल पाते हैं। डीप फ्लो टेक्निक में पौधों की जड़ों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे पोषक तत्वों के घोल में डुबो कर रखा जाता है। एनएफटी और डीप फ्लो टेक्निक में पोषक तत्वों के घोल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए वाटर पंप को रिजर्वायर से जोड़ा जाता है। इस प्रणाली से ज्यादातर बेल वाली फसलें जैसे कि कुकुम्बर, लौकी, करेला, टमाटर और चौड़ी पत्ती वाली फसलें, पालक, बंद गोभी आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट।
नॉन सर्कुलेटिंग मेथड, इसकी भी दो उप विधियां हैं, रूट डिपिंग सिस्टम टेक्निक एंड फ्लोटिंग टेक्निक। रूट डिपिंग सिस्टम में पौधों की जड़ों को सीधे पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से भरपूर पानी के घोल में डुबाया जाता है। यह तकनीक पोषक तत्वों के कुशल अवशोषण और तेज वृद्धि को बढ़ावा देती है। पौधों की जड़ें पोषक तत्वों से भरे एक बाल्टी या टैंक में लटकती रहती हैं। फ्लोटिंग टेक्निक में पौधों को जालीदार गमले या फिर जालीदार लकड़ी या जालीदार मेटल की चादर में रखकर उनकी जड़ों को पानी में डुबाया जाता है। जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन देने के लिए एयर पंप या एयर स्टोन का उपयोग किया जाता है ताकि जड़ें डूबने से बच सकें और पौधे स्वस्थ रहें। नॉन सर्कुलेटिंग मेथड में पत्तेदार सब्जियां जैसे लेट्यूस, पालक, केल एवं जड़ी बूटियों में पुदीना, धनिया, तुलसी आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंडोर स्पेस में हाइड्रोपोनिक्स आसानी से की जा सकती है, इसीलिए इसे हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। इस प्रणाली में पौधे तेजी गति से बढ़ते हैं। 30 से 50% इनकी वृद्धि परंपरागत कृषि की अपेक्षा ज्यादा होती है, जिससे 30 दिन में तैयार होने वाली फसलें 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती हैं। नियंत्रित वातावरण होने से इस मृदा को उपयोग न करने के कारण फसलों में मृदा से उत्पन्न होने वाली बीमारियां और उनके प्रभाव से फसलों को बचाया जा सकता है। इस तकनीक में उगाई जाने वाली फसलों में कीटनाशकों का उपयोग की आवश्यकता होती नहीं है, यदि होती भी है तो ना के बराबर होती है, तो जिससे फसल पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। इस प्रणाली के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उच्च प्रारंभिक निवेश, सिस्टम स्थापित करने की शुरुआती लागत अधिक होती है, जिसमें कि उपकरण, पीवीसी पाइप्स, टैंक, सपोर्टिंग सिस्टम, पोषक तत्व के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी और एचपीएस लेंस का उपयोग किया जाता है। अन्य घटकों की आवश्यकता होती है। बिजली पर निर्भरता होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कटआउट होता है तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है या फिर फसल खराब हो सकती है। तकनीकी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। फसल तत्वों के मिश्रण, परिचय स्तर और साथ साथ में तकनीकी पहलुओं की निगरानी के लिए विशेष ज्ञान और विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है। सभी फसलों के लिए यह उपयुक्त तकनीक नहीं है, खासकर गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए तकनीक उपयुक्त नहीं है, जैसे कि आलू और गाजर। नेक्स्ट, यील्ड। अगर हम कंपैरिजन करते हैं यील्डिंग में, तो लेट्यूस यहाँ पर सॉइल लेस कल्चर और एक परंपरागत कृषि में लेट्यूस का उत्पादन परंपरागत कृषि में 9 से 10 टन 1 एकड़ में होता है, वहीं पर हाइड्रोपोनिक्स में यह 300 से लेकर 400 टन हो जाता है। स्ट्रॉबेरी 20 से 25 टन होता है, 50 टन हो जाता है। और ऐसे हम देखते हैं कि कैबेज 6 से 7 टन होता है, और ये यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स में ये 10 से 12 टन पर एकड़ हो जाता है। अगर हम औसत मानकर चलते हैं तो देखते हैं कि कम से कम 2 गुना उत्पादन होता है परंपरागत कृषि की अपेक्षा, और मैक्सिमम 30 से 40 गुना ज्यादा उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लुक। अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व के बहुत विकसित देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान ने भी हाइड्रोपोनिक्स पर अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर दी है और उसे अपना लिया है। नेक्स्ट, इंडिया में कौन से कैटलिस्ट होंगे? भारत में जल संवर्धन कृषि की बहुत आवश्यकता है और इसकी असीम संभावनाएं भी हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, यानी ज्यादा आबादी, ज्यादा कंज्यूमिंग, ज्यादा मांग। जैविक एवं स्वच्छ भोज्य पदार्थों को भारतीय प्रेफरेंस दे रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण भोजन की तरफ भारतीय शिफ्ट हो रहे हैं। जो श्रम लागत है वो कम है। ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की भारत में बहुत आसानी से पहुंच है। हाइड्रोपोनिक्स की विधियों का पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध है भारत में। फसल चक्र और संबंधित बीमारियों का भारत के किसानों को पहले से ही नॉलेज है। नेक्स्ट, अब हम रेवेन्यू फ्लो की बात करते हैं तो इसके 3 बेसिस होंगे। एक, लैंड जब हमारी खुद की होगी। एक वो बेस होगा जहां पर हम लैंड को खरीदेंगे, और रेंट पर लैंड, तो हमारा कितना रेवेन्यू आता है और कितना हमें प्रॉफिट होता है। तो बात करते हैं, अगर हम लैंड हमारे पास खुद की है तो वहां पर जो हमारी कैपिटल कॉस्ट होती है वो 33.5 लाख 30,50,000 के आसपास आती है 5 साल के लिए। तो 1 साल का जो खर्चा हमारा
पड़ता है वो पड़ता है 6,10,000 रुपए। ऑपरेशनल कॉस्ट में जिसमें कि पॉली बैग्स, कोको, पियर एंड कंसल्टेंसी एंड सैलरी ऑफ टू एम्प्लॉयज सब कुछ ऐड करने के पश्चात एक साल का जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है वो 9 लाख आता है। तो टोटल एक साल कैपिटल कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट होता है 15,10,000 रुपए। अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में टोमेटो की अगर हम खेती करते हैं तो कितना हमें लाभ होता है। मान लेते हैं कि एक टोमेटो कम से कम 5 केजी उत्पादन देगा और वहां पर प्लांट्स जो होंगे 1 एकड़ में 12,000 लगेंगे और जो एक साल में हम 2 बार इसकी फसलें लेंगे तो 24,000 यहाँ पर हमारे प्लांट्स हो गए। और हम मानते हैं मार्केट प्राइस इसका 20 रुपए पर केजी है। तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन करने के पश्चात जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 33.5 लाख, 33,50,000 रुपए। हमने खर्च किया था 10,15,000 रुपए। जो हमारा अप्रोक्सीमेट जो प्रॉफिट हुआ वो 90 लाख पर ईयर होता है। नेक्स्ट, जब हम लैंड को बॉट करते हैं तो मान के चलते हैं कि 1 एकड़ जमीन की वैल्यू होगी 20 लाख रुपए। तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट और जो कैपिटल कॉस्ट पहले से थी वो सेम रहेगी 15,10,000 रुपए। इसमें 4 लाख रुपए और ऐड करेंगे हम, तो हमारा 5 लाख रुपए और ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारी हो जाती 19 लाख रुपीज। तो टोटल अब जो हमारा उत्पादन था उतना ही रहेगा 33.5 लाख। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा जो इक्वेटेड प्रॉफिट होता है वो 15 लाख पर ईयर होता है अगर हम भूमि को खरीदते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग in synchro with hydroponics farming will serve the purpose of the SDG number 11 and 12। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, इकोनॉमिक मिशन को पूर्ण करेगी हमारे तहसील लेवल पे और ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने में हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट, थैंक यू भारती। कंक्लूड करना चाहूंगा, यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें देश की कृषि व्यवस्था एवं कृषक की यानी हमारे अन्नदाता और एमसीएल की मदद से भविष्य के ऊर्जादाता की जीवन व्यवस्था बदलने की असीम संभावनाएं हैं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, ये आग पर ये आग जलनी चाहिए। अब वक्त आ गया है हम सबके प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक को इस डिजिटल मंच पर आमंत्रित करने का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके परिचय में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यह अवसर मिला। ज्यादा देरी न करते हुए अब मैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार हमारे मार्गदर्शक एमडी ऑफ एमसीएल डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर को इस डिजिटल मंच पर आग्रह पूर्वक इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। हर एक पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। ये पंक्तियां डॉक्टर श्याम सर को मैं समर्पित करता हूं, जिन्होंने आम इंसान को उद्योजक बनाने के लिए तराशा है। हम सब उनकी शिल्प कार्य का ही उदाहरण है। ओवर टू यू सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू आनंद जी, दैट वाज ग्रेट। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से करना चाहता हूं, विषय से करना चाहता हूं, और वो है फंडिंग का स्टेटस और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि ये फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगा, कौन सी वो तारीख होगी, कौन सा वो दिन होगा फिक्स जब इस फंडिंग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों इस फंडिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये फंडिंग यानी एक डेट है, एक कर्जा है।
जैसे हम बैंक से लेते हैं वैसे ही इस कर्जे को, इस फंडिंग को काम करके, बिजनेस करके, मेहनत करके हमें चुकाना है। और जिन लोगों ने इस फंडिंग की व्यवस्था की है उन्होंने बैंक के जैसे कोई कोलैटरल, कोई चीज नहीं ली है। ना ही उन्होंने हमारी कंपनी कुछ इक्विटी ली है, ना ही उन्होंने हमारी कंपनी का कंट्रोल लिया है, ना ही बोर्ड का कंट्रोल लिया है, ना ही कोई कोलैटरल, कुछ नहीं लिया है। सिर्फ एक चीज के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग का उन्होंने इंतजाम किया है, और वो है हमारा पर्पस। जिस विजन और मिशन के साथ हम सभी ने शुरुआत की है, और जैसे दिल लगाकर, डेडिकेटेडली, सिंसियरली हम जो काम कर रहे हैं ना, बस इसी के लिए, और इस पर्पस को साध्य करने के लिए हमने जिस तरह का बिजनेस स्ट्रेटेजी या बिजनेस का कारोबार अभी तक किया है, और जिस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारा रोड मैप है, ये सब देख के इन्होंने ये काम किया है, इतने सारे फंडिंग का उन्होंने इंतजाम किया है। और दोस्तों, ये उनके लिए तो ऐसा समझिए कि ये फंड यानी ये फंडिंग, ये डेट यानी पूरी तरह से 100% अनसिक्योर्ड लोन जैसे है, और वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी। अब इस सब परिस्थिति में वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि इस फंडिंग का सही दिशा में, सही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए इस फंडिंग का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, जो बहुत सही है। इस फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ट्रांचेस, इस सब कुछ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब वही डिसाइड करेंगे। हमने बिजनेस का पूरा रोड मैप, इस फंडिंग के साथ हम क्या क्या बिजनेसेस करेंगे। जैसे हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट, 25 एमसीजी प्रोजेक्ट करने हैं, हर एमवीपी, एमएसएस और एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, ही पूरा ब्यौरा हमने उनको दिया है। हमने पूरी लायबिलिटी की लिस्ट उनको दी है। अब इसके अनुसार इसकी फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की वो शुरुआत करेंगे। लेकिन उनकी सोच है, और ये बहुत सही है, कि वो सिर्फ फंडिंग की शुरुआत नहीं करेंगे, वो इसके साथ साथ एमसीएल की व्यवस्था की भी शुरुआत करेंगे। वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, फंडिंग के साथ एमसीएल के ऑफिस की शुरुआत करेंगे, कम्युनिकेशन की शुरुआत करेंगे, स्टाफ की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे परिवार के हर कोई उद्योजक कंपनी से कम्युनिकेट कर पाए, कंपनी की तरफ अपनी बातें रख पाए, और एक अच्छे ट्रांसपेरेंट वातावरण में हम बिजनेस कर पाए। और इसी चीज की जो शुरुआत है वो साथ में करेंगे। तो ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो व्यवस्था और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों शुरुआत होगी। और ये कब होगा? तो दोस्तों, ये आने वाले सप्ताह में, जो सोमवार से शुरू होगा, उस दिन होगा। अभी वो जो समय ले रहा है, ये व्यवस्था के निर्माण के लिए ले रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ता में, जो सप्ताह, जो वीक अभी आएगा, उस वीक में ये कंपलसरी होगा। कौन से दिन होगा, कौन से शुभ मुहूर्त पे होगा, वो डिसाइड करेंगे, हमें बताएंगे, हम उसे डिक्लेयर करेंगे। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में, जो सप्ताह अभी आएगा, उस सप्ताह में, उस वीक में, हमारे एमसीएल की सिर्फ फंडिंग ही नहीं, सिर्फ फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, लेकिन उसी के साथ व्यवस्था की भी शुरुआत होगी। दोस्तों, हम सभी ने मिलकर एक बहुत ही महान ऐसे संगठन बनाया है, एक ऐसा संगठन जो एक विजन, मिशन के साथ जिसने शुरुआत की, जो एक पर्पस के लिए काम कर रहा है, और पिछले 13 साल से दिल लगाकर, सिंसियरली, डेडिकेटली हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारा पर्पस है कि हमें इस माँ की रक्षा करना, इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के संकट से हम इस दुनिया को बचाना है। साथ ही साथ हमारे किसानों का, महिलाओं का सक्षमीकरण करना है, हमारे देश को फिर से सुजलाम सुफलाम करना है। और ये एक्चुअली कैसे करना है, इसके लिए क्या बिजनेसेस करने होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह के होंगे, और किस तरह से वो दुनिया को बचाएंगे, इस क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, ये सब प्रॉपर्ली हमने किया। एक बहुत ही जबरदस्त ऐसी स्ट्रैटेजी आज हमारे पास है, ऐसे बिजनेस हम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर हमने अभी तक कुछ की है, तो वो है आप। सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी तक अगर एमसीएल ने की है, तो है ऐसे संगठन का निर्माण जहां इतने अच्छे, इतने महान ऐसे लोग हैं। आप सभी सच में बहुत बहुत अच्छे लोग, एक बहुत ही महान ऐसे एंटरप्रेन्योर्स। तो वो इतने सालों के बाद फिर भी उसी डेडिकेशन, उसकी समर्पण के साथ इस विजन के लिए, मिशन के लिए काम करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन होगा जिसमें ऐसे डेडिकेटेड, ऐसे अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है कि एमसीएल की अब तक की सबसे बड़ी ताकत, या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, या सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ है, तो वो आप हो।
ये आप लोग हो जो उन्होंने हमारे संगठन को इतना महान, इतना अच्छा बनाया, और आप लोगों की वजह से ही हम अपने पर्पस को पूरा करेंगे, हमारे विजन मिशन को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये सब सही है, सब सब कुछ अच्छा अगर है, तो क्यों हम पिछले 2 साल से इतने मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? जब इसके बारे में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि कहां हमने गलती की, कहां हमारी चूक हुई, कौन सी वो चीज है जो हमने सही नहीं की, तो उसका आंसर है, उसका जवाब है सिस्टम्स, लैक ऑफ सिस्टम्स, व्यवस्था का अभाव, एफिशिएंट कार्यक्षम व्यवस्था का अभाव, डिसिप्लिन अनुशासन का अभाव, चाहे वो मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, लीगल चीजें हो, अकाउंट्स हो, इस चीजों में जो एफिशिएंसी या एक कार्यक्षम जो प्रणाली या कार्यक्षम जो व्यवस्था होनी चाहिए वही नहीं थी। यानी लोग अच्छा, ये अच्छा आदमी है, ये कर लेगा, बस इस आधार पे ये सब चीजें हुई। उसके जगह पे ज्यादा ध्यान हमने इस व्यवस्था के ऊपर देना चाहिए था कि जहां व्यक्ति का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस व्यवस्था की वजह से हम उस कार्य को उस समय में एफिशिएंटली कर पाए। और यही यही हमारी गलती हुई कि उस व्यवस्था का, उस एफिशिएंट व्यवस्था का, और डिसिप्लिन अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत आज हर एक व्यक्ति को भी होती है, वैसे कंपलसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कंपलसरी होती है। और दोस्तों यही चीज अभी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। देखो इन्वेस्टर जो है उन्होंने हमारे जैसे सैकड़ों कंपनियों को देखा है, भले ही वो ये नहीं समझते कि बिजनेस आइडिया को कैसे डेवलप करना या बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, बिजनेसेस को कैसे आगे डेवलप करना, शायद वो ये नहीं अच्छी तरह से समझते, लेकिन एक बात वो बहुत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और वो है पैसे, वो है पैसा। वो अच्छी तरह से समझते हैं कि पैसे का किस तरह से उपयोग करें, कैसे सही दिशा में उपयोग करें, कैसे उत्पादक चीजों में उपयोग करें, ताकि उस पैसे से हम और पैसा बनाएं और इसमें सबका फायदा हो। और ये अगर करना है तो वो बहुत भली बात ही समझते हैं कि इसके लिए बहुत जरूरी है एफिशिएंट सिस्टम्स, कार्यक्षम प्रणाली, और इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये हफ्ता गया या ये इतने दिन गए, तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये लीगल चीजें बनाना, ये सब चीजें जो हमें लगती है कि नहीं बहुत जल्दी होना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ये सिस्टम, ये प्रणाली। इस प्रणाली के बिना क्या काम होता है, कैसे काम होता है, ये हमने अभी तक अनुभव किया ही है, लेकिन इस प्रॉपर व्यवस्था के साथ ही वो करना चाहते हैं, और वो बहुत सही है। आने वाले हफ्ते में इस व्यवस्था के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि डे 1 में ये व्यवस्था पूर्ण 100% परिपूर्ण होगी, नहीं, व्यवस्था धीरे 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 बेहतर होती जाएगी, एफिशिएंट होती जाएगी, लेकिन उस व्यवस्था के साथ इन सब चीजों की शुरुआत करना बहुत बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत आने वाले हफ्ते में होगी। और दोस्तों देखिए, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस व्यवस्था के बाद हमें क्या करना है, तो हमें पूरी तरह से फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। देखिए फंडिंग का जो इश्यू है ना, ये आपके सामने अभी इस अगले आने वाले हफ्ते के बाद ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपके सामने रहेगा, क्योंकि ये एक परमानेंट व्यवस्था है, ये हमेशा चलती रहेगी। हमारा फोकस क्या होगा कि हम मिलकर अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, और बिजनेस कैसे करना है ये हर हफ्ते मैं आपके सामने रखता हूं कि हमें एक नए पर्व की शुरुआत करनी, एक क्रांति के पर्व की शुरुआत करनी, बिजनेस एक क्रांति जैसे करना है। दोस्तों हमारे जगह पे, हमारे सिचुएशन में अगर कोई भी दूसरी संस्था, कंपनी होती, तो वो पहले ये सोचती कि पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर, ताकि हम बाकी सब चीजों से ये दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम से दूर हो जाए। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन बनाती है, सस्टेनेबल फूड बनाती है और सस्टेनेबल चीजें बनाती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है, और इनका ये रिपोर्ट कार्ड है, इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ अपने आप को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले प्राथमिकता होगी। ऑफकोर्स हमारी भी है, लेकिन जिस विचार, जिस सोच और जो पर्पस लेके हमने शुरुआत की है ना, हमारी जो सोच है वो इससे बहुत 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 आगे है। हमने किसके लिए इसकी शुरुआत की कि हमें मिलकर इस प्रकृति को, हमारी माँ को, इस पर्यावरण को, इस क्लाइमेट चेंज से बचाना है,
उसको फिर से सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके जाना है। लेकिन आज जो परिस्थिति हमारे सामने वो बहुत ज्यादा भयंकर है। आज हम नहीं समझ रहे कि क्लाइमेट चेंज का खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हर दिन हर वक्त बढ़ रहा है, और दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे कि इतने बड़े संकट के ऊपर कोई कौन क्या काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बोलना है। पिछले हफ्ते विश्व की सबसे बड़ी परिषद COP30 2 हफ्ते चली थी, जिसमें विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट लोग आते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे इस दुनिया को बचाए, क्या उसका आउटकम होगा, क्या निकला उससे। COP30 का आउटकम क्या, कुछ नहीं। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ब्लूप्रिंट है, एक्चुअली करेंगे कैसे, कैसे इस दुनिया को बचाएंगे। सिर्फ जो फंडिंग चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस वो उन्होंने डबल किया, बाकी कुछ नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है कि NCL एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में जो एक्चुअली जानते कि करना क्या है, जो एक्चुअली जानते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज को, इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकना है। उसका तरीका है कि ये तेल आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करके उसके जगह उसके रिप्लेस करना होगा कृषि आधारित चीजों के साथ। और यही तरीका है और यही हमें करना है। ये जो नए फेज में ये जो बिजनेस हमें करना है, ये यही करना है। हमें बिजनेस ही करना है, लेकिन क्रांति की तरह करना है। इसका मतलब है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये जो तेल आधारित चीजें है ना, उसको रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों के साथ। और दुनिया को दिखाना है कि हर वो चीज जो आज तेल से बनती है वो 100% उसे रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों के साथ जो हमारे खेतों से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करेगी, लेकिन साथ ही हमारी इस प्रकृति का, हमारी इस माँ का ख्याल रखेगी। और दोस्तों ये हम दुनिया को बताएंगे और जल्द से जल्द कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये काम करना होगा, तभी जाके इस दुनिया को हम सही रास्ता दिखा सकते। इसलिए आने वाले दिनों में अभी जो बिजनेस की शुरुआत हम करेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत आश्चर्यचकित आपको लगे, आपको आश्चर्य हो कि इतने दिनों से MCL का कुछ नहीं चल रहा था और अचानक इतने स्पीड, इतने फास्ट, इतनी जल्दी क्या है, इतने अचानक इतने जोरों से MCL बिजनेस क्यों कर रहा है। लेकिन जरूरत है उसकी जरूरत है, तभी जाके हम अपने पर्पस के लिए काम या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और दोस्तों इस बार जो बिजनेस करेंगे ना, इस बार बिजनेस के लिए मैं आपके सामने रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके सामने आपकी चीजों का नेतृत्व करूंगा। मैं देखूंगा कि हर लेवल पे हम अच्छा बिजनेस करें, उस लेवल पे बिजनेस करें ताकि हम इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं रोकने में मदद करें। और दोस्तों जब ऐसा बिजनेस करना है, यानी हमने देखा कि नॉर्मल बिजनेस करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था जरूरी होती है। तो जब हम इतने बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, जब हम क्रांति की बात कर रहे हैं, क्रांति जैसे बिजनेस की बात करें, तो सोचिए कितने स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हमें चाहिए और बहुत जरूरी होगी, बहुत जरूरी है। और बनाएंगे ऐसे, जैसे जरूरत होगी वैसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम से इन प्लेस रखेंगे और उसके माध्यम से ये बिजनेसेस करेंगे। और दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा रोल होगा आपका। उसका कारण है आज हमारा परिवार ऐसे है ना कि आप सुन के या समझ के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे परिवार में ऑलमोस्ट हर एक एक्सपर्टीज, कोई भी प्रोफेशन आप लेंगे तो हर एक प्रोफेशनल आज हमारे परिवार में, यानी जिनकी भी हमें जरूरत लगेगी ये सब एग्जीक्यूशन करने के लिए, ऑलमोस्ट सभी लोग उस विषय के लोग हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं। इंजीनियर्स है, टेक्नोलॉजिस्ट है, PhDs है, डॉक्टरेट्स है, हर तरह के। और दोस्तों हमें जो काम करना है, हम मैक्सिमम काम आउटसोर्स करें, हम मैक्सिमम काम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल हम जो प्रोफेशनल्स है, एक्सपर्ट्स है मार्केट में, उनसे करवाएंगे। लेकिन ये इन सब लोगों को जो मार्गदर्शन करने का काम, जो उनको गाइड करने का काम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग एक्सपर्ट्स भी है, प्लस हमारे भावनाओं को, वो हमारी सोच को समझते हैं, हमारी इमोशन को, हमारी विजन मिशन को समझते हैं, हमारे काम करने के तरीकों को समझते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब अलग अलग संस्थाएं जब आउटसोर्स करेंगे, उनके द्वारा जब एक काम हम आउटसोर्स करेंगे और एक काम करवाएंगे, सिस्टम्स का निर्माण करेंगे, लेकिन इनका गाइड कौन होगा, इनको मार्गदर्शन कौन करेंगे, तो वो आप होंगे। हमारे भारत में भले ही आप अलग अलग जगह में हो, अलग अलग राज्यों में हो, आपको ऑफिस में या मुख्यालय में आने की कोई जरूरत ही नहीं, आप जहां भी हो, लेकिन वहां रह के आप मार्गदर्शन कर सकते कि हमें ये चाहिए, इस चीज में, इस विषय में हमें ये करके चाहिए, ये हमारी सोच है, हमारा काम करने का तरीका है।
तो आने वाले दिनों में आपके ही माध्यम से बहुत ही स्ट्रांग ऐसे सिस्टम हम तैयार करेंगे। और दोस्तों बहुत जरूरी है समझना कि हम क्यों ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं, क्या क्या सोच है, क्या भावनाएं है कि जिसकी वजह से ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी आज हमने तैयार की है, ये 5V मिशन की स्ट्रैटेजी हमने तैयार की। तो दोस्तों हम कुछ भी करें, हमारा फोकस क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा फोकस है, हमारा उद्देश्य है कि हम इस प्रकृति को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाएं, इस क्लाइमेट चेंज से बचाएं। और उसका सिर्फ एक तरीका है, देखो ये जो संकट है उसको रोकने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी वो नहीं कर सकेगी, एमसीएल भी नहीं कर सकेगा, कोई भी देश का गवर्नमेंट वो भी नहीं कर सकेगी। उसका सिर्फ एक तरीका है इस संकट को रोकने का, इस दुनिया को बचाने का, और वो है लोग। सिर्फ और सिर्फ लोग मिलके इस संकट से दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो भूखे हो वो नहीं कुछ कर सकते। ऐसे लोग जिनके घर की जो बेसिक चीजें हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही तो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। ऐसे लोग जिनको बच्चों की भविष्य की चिंता है वो नहीं ऐसा कुछ कर सकते। तो एमसीएल का काम क्या है, एमसीएल की अभी प्राथमिकता क्या है कि हमें लोगों को सक्षम करना है, लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, ताकि फिर लोग एक बार सक्षम होने के बाद फिर लोग इस दुनिया को बचाए, इस ग्लोबल वार्मिंग से, इन चीजों से बचाए। और यही है 5V मिशन। देखो हम बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को सक्षम करना चाहते हैं। कोई भी दूसरी बिजनेस या कंपनी क्या सोचती है, कैसे काम करती है, तो हमेशा सभी कंपनियां शुरुआत होती है किसी प्रोडक्ट के साथ। उनके बिजनेसेस, उनके प्लानिंग सब प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। वो प्रोडक्ट वस्तु हो सकती है, वो प्रोडक्ट सेवा हो सकती है। एप्पल ये सोच सकता है कि मुझे आगे बढ़ना है, बड़ी कंपनी बनाए, तो मैं कितने आईफोन बेचूं। अमेजॉन, यूट्यूब ये सोचेगा कि हमारी ये जो सर्विस हम कैसे बेहतर करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा उनको सर्विस भी दे और ज्यादा पैसे भी कमाए। लेकिन हम एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जो ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस इसलिए करना है ताकि वहां 100% रोजगार का निर्माण हो। हमें बिजनेस इसलिए करना है ताकि वहां किसान जो उगा रहा है उसको सही दाम मिले। अगर वो मूंगफली उगा रहा है, वो सोयाबीन उगा रहा है, तो उसको सही दाम मिलने चाहिए। तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए वो करेंगे। कौन सा बिजनेस करें कि ताकि वहां की महिलाएं आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े। कौन से बिजनेस करे ताकि वहां का जो प्रदेश है उसका मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास हो। कौन से बिजनेस करे जिसकी वजह से हमारा वो प्रदेश 100% ऊर्जा में स्वयंपूर्ण। तो ये हमारी सोच है और इस सोच के साथ हमें शुरुआत करनी है। देखिए बिजनेस का प्लान हमारा भी है, हमें एमकोल को लेके, एमसीएनजी को लेके हमारा भी भविष्य है। आने वाले दिनों में हर ग्राम पंचायत में एमकोल का प्लांट, आने वाले दिनों में भविष्य में हर ग्राम पंचायत में एमसीएनजी का प्लांट होगा, तभी जाके भारत ऊर्जा में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये तो करना ही है, लेकिन आज जो प्राथमिकता है वो हमारे लोगों की तरफ। हमारे लोगों के आज क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम बिजनेसेस करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो हम कहते हैं क्रांति, ये सिर्फ बड़े शब्द नहीं, इसको डिफाइन भी किया है कि क्रांति जैसा बिजनेस करना है, कितना बिजनेस करना है, कितने समय में करना है, इसको हमने डिफाइन किया। क्रांति का मतलब हमारे लिए है कि 5,000 परिवारों के लिए अगर हमने 5V मिशन के सेंटर की शुरुआत की तो उस 5,000 परिवारों के साथ हमें अगले 3 सालों के भीतर 100 करोड़ का बिजनेस या टर्नओवर करना है। आज अगर उस 5,000 परिवार के ऊपर 500 करोड़ की अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है तो हमें 100 करोड़ का बिजनेस करना है। और दोस्तों देखो ये जो 5,000 परिवार के ऊपर जो 500 करोड़ की अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है, ये हमारे देश का एवरेज है, ऑन एन एवरेज। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके, राज्य, तहसील हो सकते हैं कि जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि हमारा जो प्रदेश है वहां बहुत कम है, इतना इनकम नहीं, इतनी जीडीपी नहीं, तो कैसे हम 100 करोड़ का टर्नओवर या वो कर सकते हैं 3 साल में? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो करेगा, जिसकी वजह से करेगा, वो मिट्टी, वो रिसोर्सेज, वो हमारे देश के हर कोने में। आज जिस बोलने के लिए बोलता हूं कि
कुछ स्टेट्स है जिसे बीमारू जिसे कहते हैं कि बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, ऐसे बोलते कि आज वहां बहुत कम जीडीपी है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये वही प्रदेश है कि जो जो प्रदेश एक टाइम ऐसे था कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा समृद्ध प्रदेश था, ये बिहार, यूपी, एमपी। क्योंकि वो जो मिट्टी जिसकी वजह से ये प्रदेश समृद्ध थे वो आज भी है, आज भी वो मिट्टी वहां है, आज भी वो पानी है, और आज भी हम वो कर सकते हैं। ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था करके जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी ना, तो ये प्रदेश फिर से उतने अमीर बनेंगे। तो हर सेंटर पे जहां जहां हम इस सेंटर की शुरुआत करेंगे वहां हम इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इस प्रोसेस में हमारी जीडीपी भी बना सकते हैं। देखो, आज हमारी जीडीपी, देश की भी जीडीपी अगर देखेंगे तो वैसे दुनिया के मुकाबले कम है, राइट। लेकिन जब हम काम करेंगे इसके ऊपर, जिस तरीके से अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे तहसील में अगर 100 रुपए खर्च करने हैं, तो 100 रुपए आज कहाँ खर्च हो रहे हैं? तो किसी चाइनीज के प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं, कोई फॉरेन का मल्टीनेशनल ब्रांड है उसके ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं, या इवन हमारे देश के कॉर्पोरेट की बात करते हैं, चलो, कि हम अपने तहसील में 100 रुपए खर्च कर रहे हैं किसी ऐसी वस्तु के ऊपर जिस कंपनी का मालक ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में बैठा हुआ है, उसके ऊपर अगर 100 रुपए खर्च करेंगे तो उसको फायदा होगा। और वैसे ही हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब ज्यादा, और उसमें ज्यादा फासला बढ़ रहा है। लेकिन वही 100 रुपए अगर हम अपने तहसील के महिला बचत गट अगर उन्होंने तैयार किए हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करेंगे ना, तो उस 100 रुपए से 900 रुपए की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जिसे अर्थशास्त्र का नियम है, केनिशियन इफेक्ट ऐसा बोलते हैं। दोस्तों, जब 100 रुपए इस महिला बचत गट के पास आएंगे ना, तो उसमें से 90 रुपए वो खर्च करेंगे। जिसके पास 90 रुपए जाएंगे वो 81 रुपीज खर्च जाएगा, ऐसा वो लॉ कहता है। यानी अगर उनके पास पैसे आएंगे तो पहले क्या करेंगे, वो कपड़े लेंगे, चप्पल लेंगे, जूते लेंगे, या घर में जो छोटी मोटी चीजें वो लेंगे जो हमारे ही तहसील के लोग बनाएंगे। जैसे उनके पैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर वो घर के लिए हो सकता है फर्नीचर तैयार करें, फर्नीचर ले, इलेक्ट्रॉनिक्स ले, और ज्यादा पैसा इनकम आने के बाद वो हो सकता है घर की मरम्मत करें, एक 2 व्हीलर ले ले। तो इस तरह से जो पर कैपिटा इनकम है उस बढ़ाने में हम मदद करेंगे, जो हमारी स्ट्रेटेजी है। और इसी माध्यम से हमें आगे के 8 से 10 साल में, यानी पहले 3 साल में तो फोकस करना है 100 करोड़ का, लेकिन 8 से 10 साल में हमें 6 गुना इस टर्नओवर को करना है। अभी आप कहेंगे कि 500 करोड़ की अर्थव्यवस्था में आप 100 करोड़ का बोल रहे थे, कैसे 6 गुना करेंगे? दोस्तों, दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। यानी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं और दुनिया की जितनी भी जीडीपी या इनकम है उसको हम देखें तो दुनिया की ग्लोबल पर कैपिटा एवरेज जो है वो हमसे 6 गुना है, हमारा सिर्फ 15%। तो 5,000 परिवार के ऊपर 3,000 करोड़ की इकोनॉमी होनी चाहिए। तो वैसे ही हम काम करेंगे। आगे के 8 से 10 साल में हमें वही 100 करोड़ वाली अर्थव्यवस्था वही 600 करोड़ तक लेके जानी है इस माध्यम से। और ये जो काम हम करेंगे ये हमें साइमल्टेनियसली हर एक उद्योजक के लेवल पे शुरुआत करें। देखिए, एमकोल का और एमसीएनजी का एक अपना उनका ट्रैक है। हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट करना है, जिसकी शुरुआत हम 19 एमकोल के साथ करेंगे और फेज वाइज उसको कंप्लीट करेंगे। 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत 10 से करेंगे और धीरे धीरे करके 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट करेंगे, वो अलग है। लेकिन आज हमारे परिवार में जितने भी मेंबर्स है, जितने भी उद्योजक है, उनके लेवल पे हमें इमीडिएट लेवल पे इस 5E मिशन की शुरुआत करनी है। और कैसे करेंगे और क्यों करेंगे इतनी जल्दी और क्या जरूरत है? तो दोस्तों, हर एक उद्योजक के लेवल पे हर एक 5E मिशन के सेंटर का जो बिजनेस रोड मैप होगा वो यूनिक होगा, वो अपने लिए यूनिक होगा। एमकोल के कहीं भी लगाए आप तो वो मशीनरी, प्लांट एंड ऑलमोस्ट सिविल वर्क सेम रहेगा। लेकिन यहाँ हमारे सेंटर पे, हमारे इस गांव में वो 5E मिशन के 100% रोजगार के लिए, 100% किसानों के सक्षमीकरण के लिए क्या बिजनेस करने हैं वो हमारे एरिया के लिए, हमारे प्रदेश के लिए यूनिक होंगे। हमारा किसान क्या तैयार कर रहा है? तो कॉटन तैयार कर रहा है, कपास तैयार कर रहा है। तो कपास को उसको कितना रेट मिलना चाहिए? तो 4,000 5,000, जो कुछ, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ठीक है, तो उसको इतने देना है, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं? तो वो बिजनेस हमारा एक्शन प्लान है। हमारे यहाँ महिलाएं क्या कर सकती है? तो एक इस प्रकार का वस्त्र तैयार कर सकती है। तो उस वस्त्र को तैयार करने के लिए उनको क्या इनपुट चाहिए? वो कॉटेज इंडस्ट्री की शुरुआत करने के लिए अभी क्या चाहिए इमीडिएटली?
तो वो करेंगे। तो हर एक उद्योजक के लेवल पे एक यूनिक एक्शन प्लान होगा वहां की जरूरतों के लिए। और ये कौन तैयार करेगा? ये हम एक जगह बैठ के नहीं करेंगे, ये वहां के लोग ही तैयार करेंगे। वहां जो 5,000 परिवार है उसमें से कम 60%, कम से कम 3,000 परिवारों को अपने साथ इस मिशन में हमें लेना है। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना, बिल्कुल कुछ भी नहीं, लेकिन उनको साथ इस 5E मिशन में शामिल करके फिर डिसाइड करना है, तय करना है कि हमारी जरूरतें क्या है, किस तरह से हम इस 5E ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं और उसके लिए कौन से बिजनेस करने होंगे हम, और वो एक्शन प्लान हमें तैयार करना है। और ये करने के लिए समय लगेगा। आज से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हो सकता है 2, 3, 4 हफ्ते लगेंगे ये सब फाउंडेशन तैयार करने के लिए, लोगों का फाउंडेशन, वो जो एक्शन प्लान, बिजनेस का एक्शन प्लान, उसका फाउंडेशन, और जो इमीडिएट लेवल पे जो बिजनेस करना है। देखो कुछ बिजनेस ऐसे होंगे ना जो आज हमने डिसाइड किया तो विद इन अ वीक हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस करने के लिए शायद हो सकता है कि 1 आध महीने लगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बिजनेस के साथ जब हम शुरुआत करेंगे तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, और हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसके लिए हर एक उद्योजक के लेवल पे हमें इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, साइमल्टेनियसली शुरुआत करनी है। और ये जो काम करेंगे, ये जो नया काम करने का जो तरीका होगा, जो सिस्टम होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। अभी तक जैसे हो वैसे नहीं, प्रॉपर एफिशिएंट और ऑब्जेक्टिव ऐसा ये परफॉर्मेंस का सिस्टम होगा। यानी यहाँ जैसे स्कूल में होता है, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको ज्यादा अंक मिलते हैं और वो उस पोजीशन पे होता है, वैसे ही एक हर उद्योजक अपने परफॉर्मेंस के लेवल पे, परफॉर्मेंस की वजह से उस पोजीशन में जाएगा। और इनफैक्ट हर हफ्ते, अभी शुक्रवार में यही एजेंडा होगा, इसी बिजनेस को इसने अपने ऐसे ही अपनी तरक्की को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अच्छे एग्जाम्पल, ब्राइट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे हमारे देश में अलग अलग उद्योजक कितना बेहतरीन ऐसा काम करें, या कौन सी वो चीज है जो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और देखो अभी टेक्नोलॉजी का ऐसा जमाना आया है ना कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई किसी भी वक्त आप सिर्फ ओपन करो और आपको पता चलेगा कि MCL में इस राज्य में, कर्नाटक हो, राजस्थान या कोई उड़ीसा हो, उस राज्य में इस जगह पे ये काम चल रहा है, इतना उसका प्रॉफिट, इतना टर्नओवर, वो सब नंबर्स आपको दिखाएंगे। इतना अभी ये सभी टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया। तो ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही व्यवस्था आगे होगी, और इसकी शुरुआत इस हफ्ते होगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्रांति की, जिसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत। और जैसा मैंने कहा कि इस क्रांति, इस बिजनेस में, इस फेज में, इस पर्व में मैं आपके साथ रहूं। अब ऐसे नहीं होगा कि मैं एक जगह रहूंगा और बिजनेस, बिल्कुल नहीं। हर राज्य में उसका जो केंद्र होगा, एक जगह जहां मैं आऊंगा, हमारे लोग आएंगे, आपके साथ मिलके हम बिजनेस का डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे और एक्चुअली शुरुआत करेंगे, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो अगर हम मिलके हमारे देश के हर राज्य में, हर तहसील में इसकी शुरुआत करेंगे ना 5E मिशन की, और हमारी प्राथमिकता होगी पहले 3 साल, हम एकदम जैसे हमने एक MBBS में किया था, या कोई भी ग्रेजुएट जैसे काम करता है ना, पहले 3 साल पहले हमारे जो, और हमेशा ऐसा कहा जाता है, हमारे टीचर्स कहते हैं कि पहले 3 साल ग्रेजुएशन के आप मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर वो पूरी आपका जो करियर है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही काम करेंगे 3 साल की, हमारा पूरा जैसे आगे का करियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही। लेकिन अगर उस तरीके से काम करेंगे, जो हमारा लक्ष्य उसको पूरा करेंगे ना, तो दोस्तों पूरे देश में जब इस काम की शुरुआत होगी और काम करेंगे, तो आगे के 3 साल में, सिर्फ 3 साल में हम भारत की नंबर 1 की कंपनी बनेंगे। और ऐसी कंपनी की बहुत फासला होगा पहले नंबर और दूसरे नंबर में, और वो पोटेंशियल है। देखो हमने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हमने ऐसा संगठन बनाया जिसमें पोटेंशियल है, और हमारे किसान, हमारे लोग, हमारी मिट्टी, उसमें वो पोटेंशियल है कि हम लोग कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इस दुनिया को, ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था, उसको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे लेके जाके, जो तरीका है इस दुनिया को बचाने का, और इस प्रोसेस में हमारा देश फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। MCL का बहुत अच्छा योगदान इसमें होगा, और मिलकर हम अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। एक उद्योजकता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के वैसे बहुत सारे मूल मंत्र होते हैं,
उसके सक्सेस फॉर्मूला बताए जाते हैं, लेकिन एक जो मैं खुद मानती हूँ वो है कभी भी हार ना मानना। और आज एमसीएल परिवार में ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स तैयार हुए हैं जो कि एमसीएल के साथ में अगिनत कठिनाइयां वो खुद जो है वो अपने तालुका में फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एमसीएल के साथ में खड़े हैं। दिस इज बिकॉज कि उनको अपने एक बिजनेस अपने तालुका में तैयार करना है जो उस तालुका को सुजलाम सुफलाम बनाएगा। मैं उन सभी एमसीएल उद्योजकों को शतशाह नमन करती हूँ। उसके बाद में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सहयोगिता मैडम को, जिन्होंने हमें ये बताया कि एक सोच एक बड़ा साम्राज्य तैयार कर सकती है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आनंद मौर्य जी को, जिन्होंने हमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का बिजनेस मॉडल आज यहाँ पे समझाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे होस्ट दिग्विजय पटेल सर को, जिनकी एनर्जी हमेशा हमारे वेबिनार को प्रज्वलित रखती है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर श्याम सर को, जिन्होंने हमें ये समझाया। हमारे पहले तो उन्होंने एमसीएल के लिए ऐसे डिग्निफाइड और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की टीम लाई है। एमसीएल के पास में सिस्टम थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन जो लैक था वो था डिसिप्लिन, यानी जो अनुशासन है उसका। तो इसी डिसिप्लिन के साथ में अपनी सभी एमसीएल के बिजनेसेस और प्रोजेक्ट जो है उसका एग्जीक्यूशन इसके आगे जॉइंटली होगा। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी एमसीएल बैकएंड टीम और सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा शतशाह। थैंक यू। Thank you so much, Prachi ma'am. Thank you so much, Sanyukita ma'am. Thank you so much, Anand sir. And thank you very much, Dr. Shyam Golab sir. Thank you, consultant, senior consultant, MSS, MVP, channel partners, farmers, and all MCL backend team. दोस्तों, हम सभी ने देखा कि हम ये कब पॉसिबल होता है, ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ये पॉसिबल तब हुआ, ये सारी जर्नी पॉसिबल तब हुई जब हम सब साथ थे। जब साथ रहेंगे तो पॉसिबल होता है। तो एक ही चीज कहूंगा कि वाई टू फियर व्हेन एमसीएल इज हियर। तो दोस्तों, मैं इस जर्नी में मैंने देखा है कि जितना भी बोलते ना कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करने से हर चीज पॉसिबल हो जाती है। कोशिश करके शाम सर ने ये फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं, हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया है। तो जो हम जल्द ही हमारे बीच होते हुए देखेंगे, हर प्रोजेक्ट हमारे साथ लगते हुए देखेंगे। और दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा कि हमारे अंदर है ना वो भूख होनी चाहिए। भूख जरूरी है, हर प्रकार की भूख होनी चाहिए। चाहे हम अपने तहसील में काम करना हो, चाहे हमें आगे बढ़ना हो, अगर भूख जब तक नहीं होगी तब तक हमें किसी प्रकार का मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि हम भूख से पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब खाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो इतिहास रच के ही आएंगे। तो दोस्तों, कुछ बातें, कुछ चीजें जब श्याम सर बात करते हैं या फिर जब भी मुलाकात होती है, जब भी मैं इनको श्याम सर को सुनता हूं या देखता हूं, तो है ना उनकी बातों में एक ही चीज नजर आती है। बोलते हैं ना, तोहफा देने के लिए तो बहुत कुछ होता है। तो मैं कुछ अपने शब्द में कुछ बोलूंगा कि बोलते हैं ना कि गुलाब तो एक पुराना रिवाज है। श्याम सर हमें तोहफे में भरोसा देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भरोसा, एक अटूट भरोसा जो कभी किसी को गिरने नहीं देगा, अटूट भरोसा कभी किसी को टूटने नहीं देगा। तो दोस्तों, चलिए हम साथ, आज ये जो पॉसिबल हुआ हम साथ की वजह से हुआ, बिकॉज वी टुगेदर कैन डू इट एंड वी टुगेदर कैन स्टैंड विद एमसीएल। क्योंकि हमारी एक मजबूत एकता ही हमें आज यहाँ पे खड़ी की और सफलता भी हम ही सब दिलाएंगे। और कहते हैं ना कि हमेशा की तरह 2 लाइनों के माध्यम से यह वेबिनार को खत्म करूंगा। कहते हैं जब भी देखिए हम छोटे होते हैं, चाहे आप भी आज तक इतना बड़ा भी हो गया हूं, फिर भी एक गार्जियन की जरूरत होती है। माता पिता हमें एक सही डायरेक्शन देते हैं, वैसे ही एक गार्जियन के रूप में हमारे पास एक एमसीएल जैसा प्लेटफॉर्म, हमारे पास श्याम सर, प्राची मैम और बाकी एमसीएल मैनेजमेंट एक गार्जियन के रूप में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती है। तो कहते हैं ना कि जब तक जुरियो बड़े हाथ हमारे सिर पर हैं, ध्यान देना, जब तक ये जुरियो बड़े हाथ हमारे सिर पर है, हमारी शान जिंदा है, हमारा रुबाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो हमारा क्या बिगाड़ेगी, अभी तो हमारा एमसीएल जिंदा है, अभी तो हमारा एमसीएल जिंदा है। तो दोस्तों, लेता हूं यहीं से आप सभी से विदा। मिलते हैं कुछ नए सेंसेशन अगले वीक में, और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। और यह घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।